स्टूडेंट्स, एनर्जी फ्लो मॉडल में हमने बात की थी कि 4 टाइप के फ्लो मॉडल्स दिए गए हैं, जिनमें कि बॉक्स पाइप मॉडल, सिंगल चैनल फ्लो मॉडल, इसके अलावा वाई चैनल मॉडल, और देन में हमने बात की थी यूनिवर्सल मॉडल। स्टूडेंट, जो ये बॉक्स पाइप जो मॉडल होता है, ये हम देख सकते हैं डायग्राम में किस प्रकार दिया हुआ है कि ना, जितने भी जो ट्रॉपिक्स लेवल्स होते हैं, पोषक स्तर होते हैं, उनको बॉक्स के रूप में दर्शाया गया है। हम देखते हैं कि जो सोलर रेडिएशन का केवल जो कुछ ही भाग होता है वो ऑटोट्रॉप्स यानी कि जो उत्पादक होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनके द्वारा अवशोषित किया जाता है, और उनका जो नेट उत्पादन होता है यानी कि जो ग्रॉस प्रोडक्शन हम जिसको कह सकते हैं, वो इतना होता है, जो कि बहुत कम होता है। मतलब जितनी एनर्जी सोलर रेडिएशन, जितने सौर विकिरण यूज़ कर रहे हैं, वो उतना का उतना सारा यूज़ नहीं आ रहा है। देन हम बात करते हैं कि जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, उनमें से क्या होता है कि जो 23% होती है वो उनके रेस्पायरेशन यानी कि अपचय जो क्रियाएं होती है उनमें चली जाती है, जैसे कि ग्रोथ, अपचय अभिक्रियाएं जैसे कि वृद्धि, ग्रोथ, परिवर्धन, डेवलपमेंट। इसके अलावा इनमें मेंटेनेंस में भी चली जाती है, यानी कि 23% जो होती है वो कंज्यूम हो जाती है। देन आगे हम बात करते हैं कि 70% जो एनर्जी होती है वो यूटिलाइज नहीं होती है। बाकी की जो 3% होती है वो डीकम्पोजिशन में चली जाती है, यानी कि इनका अपघटन हो जाता है। इनमें से भी क्या होता है कि हर्बीवोर्स में भी ग्रॉस जो प्रोटेक्शन होता है वो इतना होता है, जो कि टोटल ऑटोट्रॉप्स का केवल 17% होता है। आगे हम बात करते हैं कि जो हर्बीवोर्स होते हैं, इनमें भी क्या होता है कि रेस्पायरेशन के लिए इतनी एनर्जी चली जाती है, बाकी के जो 7% होती है वो यूज़ में नहीं आती है। 0.5% जो होता है वो डीकम्पोजिशन हो जाता है, और हर्बीवोर से आगे जो होती है वो केवल इतना ही आगे नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के लिए प्रोड्यूस होता है। जो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है, जो कॉर्निवोर्स होते हैं, उनमें भी क्या होता है कि रेस्पायरेशन के लिए इतनी एनर्जी चली जाती है, और 1.2% होती है वो यूटिलाइज ही नहीं होती है, बाकी का जो होता है वो डीकम्पोजिशन में चला जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एनर्जी जो होता है वो एक ही डायरेक्शन में एनर्जी का जो फ्लो हो रहा है वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब वापस बैकवर्ड नहीं जा रहा है। और इसमें हम देख सकते हैं कि सबसे पहला जो जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं उनके साइज़ को थोड़ा, उनके बॉक्स को थोड़ा साइज़ को बड़ा दिखा गया है। देन जो हर्बीवोर्स होते हैं, इनके साइज़ को थोड़ा उनसे छोटा दिखाया गया है। और देन हम बात करते हैं कॉर्निवोर्स की, तो कॉर्निवोर्स में भी सबसे छोटे बॉक्स बना दिए गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो एनर्जी होती है, जितना जो एनर्जी ऑटोट्रॉप्स में लगती है, उतनी की उतनी एनर्जी जो होती है वो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल यानी कि उनके हर्बीवोर्स को नहीं जाती है, और जितनी हर्बीवोर्स को मिलती है एनर्जी, उतनी की उतनी क्या होती है, कॉर्निवोर्स को नहीं जाती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक जो जैसे जैसे ट्रॉपिक्स लेवल आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे एनर्जी जो हो रही है वो लॉस होती जा रही है, यानी कि ऊर्जा का ह्रास होता जा रहा है। देन हम बात करते हैं इस प्रकार सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल यानी कि एक कलनाल जो ऊर्जा प्रवाह जो मॉडल है, इसमें भी हम देख सकते हैं कि ट्रॉपिक लेवल्स जो होते हैं वो इस तरह से बॉक्स के रूप में दिए गए हैं, और जो इसमें जो ऊर्जा होती है, स्थानांतरित होने वाली जो ऊर्जा होती है, उनको एक नलिका के रूप में दर्शाया गया है, यानी कि ऊर्जा का जो इनफ्लो भी हो रहा है और आउटफ्लो भी हो रहा है, उनको पाइप्स के थ्रू यानी कि नलियों के थ्रू दर्शाया गया है। और इस पारतंत्र में इसमें हम देख सकते हैं कि खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का, एनर्जी का जो फ्लो हो रहा है वो यूनिडायरेक्शनल हो रहा है, कि एक तरफ हो रहा है। इसमें भी हम देख सकते हैं कि जितनी एनर्जी जो होती है वो प्लांट्स को मिलती है, वो केवल उसका 50% ही क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, और इससे भी कम जो एनर्जी होती है यानी कि जो 1% होती है वो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के लिए प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि, और ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं ये ट्रॉपिक्स लेवल को दर्शाते हैं। ये जो सबसे बड़ा वाला है वो प्रोड्यूसर्स यानी कि उत्पादक के लिए है, देन उससे छोटा होता है वो हर्बीवोर्स के लिए है, और जो सबसे छोटा होता है वो कॉर्निवोर्स यानी कि कंज्यूमर्स जो होते हैं उनके लिए है।
NU जो होता है वो नॉट यूटिलाइज, यानी कि जो एनर्जी जो ऊर्जा होती है वो काम में नहीं आती है। बाकी के Na जो जिसको हम कह सकते हैं कि ये नॉन एसिमिलेटेड होती है, नॉट एसिमिलेटेड होती है, यानी कि जिसका स्वांगीकरण नहीं होता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किस तरह से क्या होता है कि जो ऊर्जा का होता है जो वो ह्रास होता जाता है, यानी कि जितनी एनर्जी अगर एक ट्रॉपिक लेवल को मिल रही है स्टार्टिंग में, उतनी की उतनी एनर्जी जो होती है वो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल को नहीं मिल पाती, यानी कि अन्य जो पोषक स्तर जो होते हैं उनको नहीं मिल पाती है। इस तरह से क्या होता है कि ऊर्जा का ह्रास होता रहता है। और देन आगे हम बात करते हैं वाई शेप्ड मॉडल के बारे में। वाई शेप्ड मॉडल में क्या होता है कि इसमें ना एक जो नलिका होती है, ये जो एक जो चैनल होता है वो क्या करता है कि उत्पादक से उपभोक्ता की कैटेगरी को दर्शाता है, जबकि जो दूसरी जो नलिका होती है, दूसरी जो आम होती है वो अपघटकों के प्रभाव को दर्शाती है। ये है वाई शेप्ड मॉडल। देन हम बात करते हैं यूनिवर्सल मॉडल के बारे में। तो स्टूडेंट, जो यूनिवर्सल जो मॉडल होता है उसको एक ब्लॉक की तरह दर्शाया गया है। इसमें क्या होता है कि जो नलिकाएं होती है वो प्रवाह तथा उसके आनुपातिक जो वितरण होता है उनको दर्शाती है। ये है डायग्राम। इसमें जो आई नलिका जो होती है, ये वाली बात इसकी हम बात कर सकते हैं। ये जो नलिका होती है ये आगामी जो ऊर्जा होती है, यानी कि जो आने वाली जो ऊर्जा होती है टोटल एनर्जी, उसको दर्शाता है। देन हम बात करते हैं कि ये जो होती है वो प्रकाश संश्लेषी पादपों के लिए, प्रकाश तथा विषम कोशों के लिए या फिर कार्बनिक पदार्थ हो सकता है। देन हम बात करते हैं कि जो नलिका होती है ये फर्दर 2 भागों में बढ़ जाती है। इनमें से भी कुछ जो होता है एनर्जी जो होती है वो नॉट यूटिलाइज, यानी कि काम में नहीं आती है। बाकी की हम बात कर सकते हैं ए को हम कह सकते हैं एसिमुलेट, यानी कि जो कंज्यूम में ली जा रही है एनर्जी, उसको ए से डिनोट किया गया। देन हम बात करते हैं स्वांगीकृत जो ऊर्जा होती है, जो ए ऊर्जा होती है वो पुनः 2 भागों में बढ़ जाती है, यानी कि जो जैव भार द्वारा जो श्वसन में जो क्रियाएं आती है, यानी कि एनिमल जो होते हैं वो श्वसन अपचयन इनमें, यानी कि वृद्धि ग्रोथ, इनके लिए भी जो एनर्जी होती है वो कंज्यूम हो जाती है, तो वो रेस्पिरेशन में चली जाती है। बाकी की जो आगे की जो एनर्जी होती है वो किसी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, यानी कि अन्य पोषक स्तर के लिए काम में आती है, यानी कि उनका जो उत्पादन होता है, उनके प्रोडक्शन कितना करते हैं नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के लिए। तो ये जो उत्पादन होता है वो उत्कों की वृद्धि आदि हो सकता है। और इसके बाद बात करते हैं जो एस होता है वो एक संचित ऊर्जा हो सकती है, यानी कि स्टोरेज एनर्जी। और कुछ मात्रा में ई को हम डिनोट कर सकते हैं जो कुछ उत्सर्जित जो ऊर्जा होती है, एक्सक्रीटेड जो एनर्जी होती है उसके रूप में निकल जाती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ऐसी बहुत सारी इकाइयां मिल करके, ये हम देख सकते हैं छोटी छोटी किसी ऐसी बहुत सारी इकाइयों को मिला करके पारितंत्र में क्या होता है ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाया जा सकता है। इस मॉडल में क्या कर सकते हैं हम, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख सकते हैं। इकोसिस्टम में क्या होता है कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो एनर्जी का जो फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि एक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर सिर्फ 10% एनर्जी जो होती है वो काम में आती है। और ऊर्जा के इस क्या होता है कि एक के बाद एक, मतलब कि पोषक स्तर में क्या होता है कि ऊर्जा का ह्रास होता है, जिसके कारण क्या होती है कि खाद्य श्रृंखला में पदों की जो संख्या होती है, यानी कि जो स्टेप्स यानी कि जो लिंक्स होते हैं वो सीमित होते हैं, 4 या 5 होते हैं। इस ह्रास के कारण क्या होता है पारितंत्र में निचले पोषक जो स्तर होते हैं उनका जो जैव द्रव्यमान यानी कि जो बायोमास होता है वो ऊपरी जो पोषक स्तर की तुलना में कहीं अधिक होता है। कि सपोज हम एग्जांपल बात कर सकते हैं कि कोई प्लांट, कोई पौधा है, उसका जो बायोमास यानी कि उसका जो जैव भार होता है वो किसी शाकाहारी जो जीव होता है जैसे कि गाय, खरगोश, उनसे कहीं ज़्यादा अधिक होता है। इसके अलावा बात कर सकते हैं लिंडेमैन जो कि एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या करा था कि जो पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम में ऊर्जा के प्रबंधन के संबंध में महत्वपूर्ण कार्य किया तथा उन्होंने पारिस्थितिकीय दक्षता का एक अनुपात सुझाया था, यानी कि इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, जिसे कि क्या कहा गया उनके सम्मान में लिंडेमैन एफिशिएंसी कहा गया।
देन हम बात करते हैं कि एक ट्रॉपिक लेवल पर भिन्न प्रकार के जीव होते हैं, परंतु इनमें से जो संसाधन एक ही प्रकार से क्या करते हैं कि जो संसाधन का एक ही प्रकार से दोहन करते हैं उन्हें गिल्ड में रखा जाता है। देन हम बात करते हैं कि अनेक जातियों की जो आवश्यकताएं होती है वो एक सी होती है, परंतु किसी पारिस्थितिकीय निकेत में केवल वही जातियां पाई जाती है जो अन्य के मुकाबले अधिक दक्षता से क्या कर सके, ऊर्जा का उपयोग कर सके। देन हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स और एल्टोनियन पिरामिड्स, यानी कि पारिस्थितिकीय जो पिरामिड इनको कह सकते हैं। इनके बारे में जो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे एल्टन, इन्होंने इनके बारे में बताया था, तो इनके सम्मान में इनको एल्टोनियन पिरामिड्स भी कहा जाता है। जीवमंडल में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्या होता है कि वह आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, यानी कि उनमें जो होता है वो संबंध पाया जाता है। और ये क्या होती है कि पारिस्थितिकी तंत्र की एक विशेषता होती है। कि सबसे पहले बात करते हैं कि जो इकोलॉजिकल जो पिरामिड्स होते हैं उनकी एक डेफिनेशन होती है, उसके बारे में देखेंगे कि प्रथम जो पोषक जो लेवल होता है, जिस सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रॉपिक्स लेवल कौन कौन से होते हैं। जो ट्रॉपिक्स लेवल होते हैं वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि जो उत्पादक होता है उसका जो स्तर होता है वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है। देन हम बात करते हैं जो उपभोक्ता, उसका सेकंड ट्रॉपिक लेवल हो सकता है। देन हम बात करते हैं जो जो होता है थर्ड ट्रॉपिक लेवल, वो कॉर्निवोर्स और इनके लिए हो सकता है। यानी कि उत्पादक से ऊपर जितने भी होते हैं, उपभोक्ता, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या ओमनिवरस या सर्वाहारी, इन सबका जो प्रत्येक का जो स्तर होता है, प्रत्येक जो पद होता है वो इनका ट्रॉपिक स्तर कहलाता है। तो हम बात करते हैं कि जो प्रथम ट्रॉपिक स्तर यानी कि पोषण स्तर को आधार मानकर उसके बाद आने वाले जितने भी जो पोषण स्तर होते हैं उनका क्या करा जाता है, एक चित्र द्वारा उनको निरूपित किया जाता है, यानी कि उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। तो चित्र द्वारा निरूपित करने पर एक क्या होता है कि एक संरचना बनती है, एक स्तूप लाइक यानी कि एक पिरामिड जैसी संरचना बनती है, जिसे कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स यानी कि पारिस्थितिकीय पिरामिड कहा जाता है। पारिस्थितिकीय जो पिरामिड जो होते हैं वो सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। संख्या के पिरामिड, बायोमास यानी कि जैवभार के पिरामिड, और बाद देन होते हैं ऊर्जा के पिरामिड। सबसे पहले हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स यानी कि संख्या के पिरामिड्स। घास, इसके जो एग्जांपल है वो ग्रासलैंड, पॉन्ड इकोसिस्टम। इनमें क्या होता है कि जो संख्या के जो पिरामिड होते हैं वो सदैव सीधे होते हैं। इसमें बात करते हैं कि जो उत्पादक होती है, क्यों, क्योंकि इनमें क्या होता है कि नीचे से ऊपर जाने पर यानी कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से एंड के ट्रॉपिक लेवल टॉप पर जाने पर क्या होता है कि जो जीव होते हैं उनकी संख्या में कमी आती है। सबसे पहले बात करते हैं, इसका एग्जांपल देते हैं हम ग्रासलैंड यानी कि घास स्थल। घास में जो उत्पादक होती है वो मुख्यतः घास होती है, वो क्या होती है, उनका जो नंबर होता है वो ज्यादा होता है। इसके बाद भी आने वाले जो इनके ऊपर जो फीड करते हैं, जो सरवाइव करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे कि गाय, खरगोश, इनका जो नंबर होता है, कीट, इंसेक्ट, प्राथमिक उपभोक्ता, इनका जो नंबर होता है वो घास जो होते हैं उनसे थोड़ा कम होता है। और द्वितीयक उपभोक्ता के ऊपर, प्राथमिक उपभोक्ता के ऊपर आने वाले जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं उनका जो नंबर होता है वो इनसे भी कम होता है। और एंड में जो आते हैं सर्वाहारी यानी कि जो सबसे टॉप कंज्यूमर्स, सर्वोच्च उपभोक्ता होते हैं, उनका नंबर भी द्वितीयक उपभोक्ता से कम होता है। इस प्रकार जो पिरामिड जो बनता है वो सदैव सीधा होता है यानी कि अपराइट, क्योंकि जो इनका जो नंबर होता है वो कम होता जाता है। लेकिन इसका जो एग्जाम्पल हम देख सकते हैं पैरासिटिक फूड चेन का, इनमें क्या होता है कि इनका ये जो पिरामिड होता है ये उल्टा होता है, क्योंकि पैरासिटिक जो फूड चेन होती है, फूड जो चेन होती है यानी कि जो परजीवी जो खाद्य श्रृंखला होती है, उनमें क्या होता है कि जो उत्पादक होते हैं कि सपोज कोई वृक्ष, कोई पौधा होता है, वो कई शाकाहारियों को सहारा देता है यानी कि उनकी ग्रोथ करता है, और लेकिन जो प्रत्येक शाकाहारी होती है वो कई परजीवियों को पोषण प्रदान करते हैं। और ये जो परजीवी होते हैं वो भी, उनके ऊपर भी हाइपर पैरासाइट यानी कि परा परजीवी जिनको हम कह सकते हैं वो भी
सरवाइव करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्पादक से लेकर जो उपभोक्ता की ओर की जो स्थिति होती है वो विपरीत हो जाती है, यानी कि जो जंतुओं की जो संख्या होती है वो स्टार्टिंग में तो कम होती है, लेकिन बाद में क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ जाती है। तो संख्या में क्या होता है कि जो पिरामिड, इस प्रकार का जो पिरामिड होता है वो उल्टा होता है, जो कि पैरासिटिक फूड चेन में देखने को मिलता है। देन हम बात करते हैं जीवभार के पिरामिड, यानी कि पिरामिड ऑफ बायोमास। ग्रासलैंड तथा फॉरेस्ट में जो इस प्रकार के जो पिरामिड्स होते हैं वो सदैव सीधे होते हैं, यानी कि अपराइट होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है कि ट्रॉपिक लेवल यानी कि उत्पादक से लेकर जो उनके ऊपर जो आने वाले प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता होता है, उनमें क्या होता है कि जो नंबर होता है वो जो जैव भार होता है उनमें कमी होती जाती है, यानी कि जो प्रोड्यूसर, जो उत्पादक होता है उनका जो जैव भार होता है, बायोमास होता है वो ज्यादा होता है। फिर उससे कम ट्रॉपिक लेवल जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं उनका होता है, उनसे भी जो जैव भार कम होता है वो द्वितीयक उपभोक्ता का होता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि नीचे से ऊपर जाने पर जो जैव भार होता है वो उनकी संख्या में कमी आती है। तो इस प्रकार के जो बनने वाले जो पिरामिड होते हैं वो सदैव सीधे होते हैं। कि सपोज हमें ग्रासलैंड की अगर कोई बात करें कि ग्रासलैंड में जहाँ हम देख सकते हैं जहाँ पेड़ पौधे होते हैं उनमें क्या होता है कि बायोमास ज्यादा होता है, यानी कि उनका जैव भार ज्यादा होता है। लेकिन उसके बाद में आने वाले जो पोषक स्तर होते हैं, ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि जो बायोमास होता है उनका यानी जो जैव भार होता है वो धीरे धीरे क्रमशः कम होता जाता है। पॉन्ड इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो बायोमास के जो पिरामिड्स होते हैं उनमें सदैव उल्टे बनते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है कि जो छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे प्लैंक्टॉन्स हुए, फाइटोप्लैंक्टॉन, जू प्लैंक्टॉन, इनमें क्या होता है कि जो जैव भार होता है वो कम होता जाता है। लेकिन जैव भार इनका यानी कि इनमें जो भार होता है वो कम होता है, लेकिन जो इनके ऊपर जो फीड करने वाली जो बड़ी मछलियां होती है, छोटी मछलियां, बड़ी मछलियां, इनमें क्या होता है, इनको जो जैव भार होता है वो ज्यादा होता है। यानी कि इनमें क्या होता है कि नीचे से ऊपर जाने पर क्या होती है, जैव भार में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार के जो पिरामिड होते हैं वो इन्वर्टेड यानी कि उल्टे होते हैं। देन हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा के जो पिरामिड होते हैं वो सदैव कैसे होते हैं, सीधे होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है कि जो ऊर्जा होती है वो नीचे से ऊपर जाने पर क्या होती है, कम होती जाती है। यानी कि जो उत्पादक से लेकर के उपभोक्ता पर जाने पर क्या होता है कि जो ऊर्जा होती है वो कम होती जाती है। यानी कि इसमें क्या कह सकते हैं कि ऊर्जा का जो होता है वो ह्रास होता रहता है। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनमें एनर्जी जितनी होती है वो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल को नहीं जाती है, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता को नहीं जाती है, और प्राथमिक उपभोक्ता की जितनी एनर्जी होती है वो तृतीयक उपभोक्ता को नहीं जाती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे एनर्जी लॉस होती जाती है। तो इस प्रकार के जो एनर्जी से बनने वाले जो पिरामिड्स होते हैं वो सदैव सीधे बनते हैं। स्टूडेंट्स, आगे हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता। उत्पादक का जो मीनिंग होता है वो उत्पादन के दर से होता है, यानी कि प्रोडक्शन, कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो ग्रीन प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधे हो, चाहे जंतु हो, वो कितना जो प्रोडक्शन करते हैं यानी कि कितना उत्पादन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्पादकता। उत्पादकता से मीनिंग उत्पादन की दर से है, जो किसी एकक समय यानी कि यूनिट टाइम में जैव पदार्थ के जमा होने की मात्रा को बताता है। जो उत्पादकता यानी कि जो प्रोडक्टिविटी होती है वो निम्न प्रकार की हो सकती है: प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, देन नेट प्रोडक्टिविटी। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में, यानी कि प्राथमिक उत्पादकता। जो प्राथमिक जो उत्पादकता होती है वो उत्पादकत्व से संबंधित होती है, जो उत्पादक होते हैं उनसे संबंधित होती है, यानी कि प्रोड्यूसर्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, जो ऑटोट्रॉप्स यानी कि स्वपोषी होते हैं, उनसे संबंधित होती है। इनमें क्या होता है कि ये क्योंकि प्रकाश संश्लेषी होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है कि फोटोसिंथेटिक होते हैं, जो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा क्या करते हैं
कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। जो प्राथमिक जो उत्पादकता होती है वो 2 प्रकार की होती है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी कि कुल प्राथमिक उत्पादकता, देन सेकंड है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी कि नेट प्राथमिक उत्पादकता। जो ग्रॉस प्राइमरी जो प्रोडक्टिविटी है वो प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण दर और उसकी मात्रा को निरूपित करती है, यानी कि कुल जो प्राथमिक उत्पादकता होती है ये क्या करती है कि इसमें प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण दर होती है, यानी कि 100% जो होती है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा काम में ली जाती है। इसके अंतर हम बात करते हैं कि हम बात करते हैं जो नेट प्राइमरी जो प्रोडक्टिविटी है ये श्वसन के बाद बची हुई या पौधे की जो हानि होती है उसके बाद बची हुई जैव भार की दर है, यानी कि पादप ऊतकों में जैव पदार्थों के संचयन की जो दर होती है उसको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की संपूर्ण की दर तो यह होती है, लेकिन साथ ही साथ में इसमें क्या होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं वो श्वसन क्रिया द्वारा श्वसन में जो प्रयोग हुए जो जैव पदार्थ होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। देन हम बात करते हैं कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, द्वितीयक उत्पादकता जो होती है वो महासारियों से संबंधित होती है, यानी कि कॉर्निवोरस से संबंधित होती है जो कि हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। ये मांसाहारी स्तर पर संचित ऊर्जा की दर होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये जो होती है वो ग्रॉस तथा नेट में विभाजित नहीं होती है। देन हम बात करते हैं नेट प्रोडक्टिविटी यानी कि नेट उत्पादकता। ये जैव पदार्थ की जो संचित दर वो जो नेट उत्पादकता है वो जैव पदार्थ की संचित दर है जो कि विषम पोषी यानी कि हेटेरोट्रॉप द्वारा होती है, जो काम में नहीं लाई जाती है, यानी कि जो परपोषी होते हैं जो मांसाहारी होते हैं उनके द्वारा काम में नहीं लाई जाती है। तो ये थी उत्पादकता।